जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, आज की क्लास ना लगभग 15-20 मिनट लेट हो गई है ना। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, आप लोगों को इतना देर वेट करवाया मैंने। चलिए, कोशिश करूँगा आगे से ऑन टाइम क्लास हो, एटलीस्ट 7:05 10 मिनट तक लाइव हो जाए हम लोग। ठीक है, ऐसे भी आप मान के चलना 7 बजे से समय रखा है ना, तो 7:10 7:15 में लाइव होगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग वगैरह में करने में समय लग जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिन्नत, परवीन, फरजाना, हसन, प्रीति, है ना। चलिए, क्लियरली है, सबको आ रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है। चलिए, इस तरह की आज की क्लास जो है इसी तरह से होगी। ठीक है, चलिए टेस्ट वगैरह हम लोग इसी तरह से लगाया करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। रिवाइज करके आए होंगे, इसीलिए क्लास इतनी पहले शेड्यूल कर दी गई थी, ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आओ। जितना पीडीएफ पढ़ के आओगे ना कोई भी टेस्ट का, उतना आपको मज़ा आएगा। आप 80% 90% टेस्ट देने लगोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्णमाला को थोड़ा सा रिवाइज करना यहाँ पर चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा इजाज़त दोगे तो हम 10 मिनट डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे। फिर टेस्ट देने में मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट में आपको पूरी चैप्टर यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले वर्णमाला को समझने से पहले वर्ण को समझना जरूरी है। वर्ण के बारे में बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। क्या है ये, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखो, जो वर्णमाला है वो क्या चीज है, तो वर्णमाला जो है ना, इस तरह के वर्णों के समूह को जो है क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला के बारे में बताया था आपको कि अगर हम देखें हिंदी वर्णमाला के अंदर में, तो उच्चारण के आधार पर टोटल जो वर्ण है वो 45 है। कितने हैं, 45 है, जिसमें 10 स्वर्ण है और 35 व्यंजन है, ये बताया था। और लेखन के आधार पर टोटल कितना है, 52 है, जिसमें 13 स्वर, जिसमें 13 जो है स्वर है लेखन के आधार पर अगर देख लें। 35 व्यंजन है और आपका 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो टोटल जो लेखन के आधार पर देखेंगे तो 52 है। ठीक, कितने हैं, 52 है। वहीं पर स्वर्ण की बात करें तो स्वर जो है वो आपका, स्वर जो है वो आपका 10 + 3 है, यानी 13 है। 10 में क्या है, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये आपके 10 हो गए, प्लस 3 जो है री, अन, अह, ये 3 मिला दें अगर इसको, तो टोटल जो है स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, ये चीजें आपको बताया था। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे आपको बताया था कि कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से अक्ष, तर, ज्ञ और स्र, ये जो है आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसके बारे में आपको बताए हुए थे पहले से ही। वर्णों की गणना जो है सबसे अच्छा किस आधार पर मानते हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्ण की गणना को सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम कुल लेखन पर देख लें कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 55 और उच्चारण के आधार पर टोटल सारी चीजों को मिला दें तो यहां पर हो जाएगा 47। यही आपका वो आंकड़ा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर स्वरों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, हमने पढ़ा था इससे पहले स्वरों को अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें हर्ष स्वर थे, दीर्घ स्वर थे, प्लुत स्वर थे। तो अगर पूछेगा स्वर कितने तरह के होते हैं, तो स्वर 3 तरह के होते हैं, हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। हर्स्व क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ आसानी से बोल दिया। दीर्घ में थोड़ा लंबा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, इसमें लंबा खींचना पड़ा। लेकिन प्लुत ऐसे ऐसे स्वर होते हैं जो नाटक वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बोलते हैं हे राम, तो लंबा खींचा, ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। राम में क्या हो गया, ये राम में वही जो आ है उसको लंबा खींच रहे हैं, राम।
ठीक है। तो ये आ को कितना लंबा खींच रहे हो आप, देखो दीर्घ से भी ज्यादा लंबा खींच के पढ़ रहे हो, तो ये प्लुत स्वर के अंदर में आ जाता है, ठीक है, प्लुत में आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो जीभ के आधार पर भी हमने आपको बताया था, मुख के आधार पर भी बताया था, ये सारी चीजें आपको हम बता चुके थे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर, इसके बारे में कुछ और भी आपको बताया दिया था। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि उच्चारण के आधार पर अगर आपको पता करने के लिए बोलूं, तो याद रखिएगा, जैसे क से लेके अंगों तक जो पहला सेंटेंस है, कहां से लेके, क से लेकर के अंगों तक का जो पीरियड था, है ना, ये अंगों तक जो था, इसके अंदर में जो क ख ग घ अंगो है, ये कहां से बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कंठ से। पहला जो है ये कहां से बोला जाता है, कंठ से। वहीं पर कंठ कहां है, सबसे नीचे है, उससे थोड़ा सा ऊपर आओ, आपके मुंह पे, मुंह वाला भाग में कंठ से थोड़ा सा फिंगर को ऊपर करो, तो आप देखोगे तालव्य में पहुंचोगे। तालव्य क्या होता है, तालव्य क्या होता है, तालव्य जो है मुंह के भीतर का ऊपरी छत का पिछला भाग को तालव्य कहते हैं। तो पहले आपको कंठ में आना है, सबसे नीचे क्या है, कंठ, हमारे गले पर, अपने गले पर आप फिंगर रखो, यहां पर कंठ है, जहां से आप बोलते हो, जहां से आपकी साउंड निकलती है, ठीक है। ये इसको दबा दें तो यहां से आपकी साउंड मोटी हो जाती है, बोल नहीं पाते हो आप। ये कंठ है, कंठ से फिंगर को थोड़ा सा ऊपर करो, मुंह की तरफ आना है आपको, तो तालव्य मिलेगा, यानी ऊपरी भाग, कंठ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो तालव्य मिलेगा। चौ वाला जितना पार्ट है, चौ छौ जौ झौ यो, ये सब तालव्य स्वर है, तालव्य है, ठीक है, मतलब ये तालव्य व्यंजन है, तालु से बोलने वाला है। तो पूछ लेगा आपसे कि इनमें से चौ जो है कौन सा व्यंजन है, कहां से बोला जाता है, कंठ से कि तालु से। तो याद रखिएगा, क ख ग घ पहला वाला जो है वो कंठ से, उसके ऊपर थोड़ा आ जाओ, चौ में जैसे जाओगे तो ऊपर आ जाओ थोड़ा, तालव्य यानी ऊपर वाला जो आपका छत है मुंह का, उसका पिछला भाग, ठीक है। अब वहीं पर मूर्धन्य व्यंजन होता है। अब देखो इसके बाद क ख ग घ हो गया, चौ छो जो हो गया, टो ठो डो में आ जाओ। टो वाला जो है, टो से लेके नौ तक, तालव्य के थोड़ा सा आगे आओगे तो मुंह का जो ऊपर वाला छत है, उसकी अगर बात करें, उसका जो अगला भाग है, जिसको हम लोग मूर्धन्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोला जाता है, ठीक है। मुंह के ऊपर में जो छत है उसका पिछला भाग को तालव्य बोलेंगे। चौ वाला जितना भी आता है, चौ छो जो जो तालव्य व्यंजन होता है। और टॉ से लेके शुरू होके नौ तक, टो ठो डो ढो नौ, ये आपका मुंह के ऊपर वाले छत के अगले भाग, जिसको मूर्धन्य बोले जाते हैं, ये सब मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। वहीं पर कुछ वर्ड को दांत से भी बोला जाता है, दांत की सहायता से, जिसको दंत व्यंजन बोलते हैं। अब देखो थोड़ा ऊपर वाले भाग, ऊपर का जो छत है आपके मुंह का, उसका अगला भाग मूर्धन्य हो गया, लेकिन उससे आगे बढ़ोगे तो दांत मिलेगा ना आपको, दांत, ठीक है, आपके मुंह के अंदर में दांत होगा, तो वो जो है आपका दंत व्यंजन हो जाएगा। जैसे दंत व्यंजन में टो के बाद क्या आता है, तो आता है, तो टो थो दो धो नौ, ये आपका दंत व्यंजन हो गया। वहीं पर बात करें ओष्ठ की, है ना, ओष्ठ की, तो इसके बाद आपका क्या, लिप्स होता है, दांत के बाहर अगर आओगे तो क्या मिलेगा आपको, लिप मिलेगा। इसी क्रम में सजाया गया है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा बता रहे, नहीं, ये बना ही इसी क्रम में है, इसको सजाया ही गया है उसी क्रम में, उच्चारण के आधार पर एक तरह से सजाया गया है, क से लेकर के मौ तक। तो आपको अगर पूछेगा कि भैया छ का उच्चारण स्थान कहां है, तो क्या कहेंगे, तालव्य है। क्यों, क्योंकि चौ छो जो झो किस में आता है, तालव्य में। अगर आपको पूछ ले प का उच्चारण स्थान कहां पर है, तो आप देखोगे कि प जो है, प ये हमारा ओष्ठ वाले में आता है, ओष्ठ व्यंजन में आता है, तो होंठ जो है ये हमारा प का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है। ये सब बता दिए थे आपको। अच्छा, महाप्राण ध्वनि के बारे में याद रखिएगा, बीएड में पूछा जाता है। मुंह से अधिक हवा निकलती है जिसको बोलने में, उसको महाप्राण ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना था जो जिसको मुझे रिवाइज करना था, ठीक है, रिवाइज करके आपको बताना था। चलिए अब प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी, यहां तक पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। देखो अब कितना अच्छा से बनेगा, हालांकि रिवाइज आपको करके आना था, मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया यहां पर। चलिए अब आते हैं यहां पर, पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए टेस्ट दे रहे हैं, हड़बड़ाएंगे नहीं, बहुत अच्छे से लगाएंगे। 40 प्रश्न है, समझ समझ के लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका बनता है वर्णमाला से, 2 क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जामिनेशन में ले लो, मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। चलो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण बोलते हैं। स्वर किसको बोलते हैं, ऐसा वर्ण जो आजाद रहे, जो स्वतंत्र रहे, जिसको किसी की भी जरूरत ना हो बोलने के लिए, उसको स्वर व्यंजन बोलते हैं। लेकिन व्यंजन में स्वर बोलते हैं, व्यंजन में क्या होता है,
व्यंजन में दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है ये, है ना, क्या होता है ये, डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट ऑन स्वर, स्वर पे जो है ये डिपेंडेंट होता है व्यंजन बोलने के लिए। और वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, यहां पर आंसर भी दे दीजिए इसका, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं, बताते जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, बताना शुरू कीजिएगा। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला। तो देखो, क्या शब्दों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, शब्दों के सार्थक समूह को आप वाक्य कह सकते हो, है ना। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो हम क्या कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो वर्णमाला की थ्योरी आप पढ़ोगे ऐप से, और इसका जो टेस्ट आप लगा रहे हो यहां पर, मैं बहुत यकीन के साथ कहना चाह रहा हूं कि 10 प्रश्न आपको वर्णमाला से पूछ लिए जाएं अगर आप थ्योरी को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे और टेस्ट को मिनिमम 2 बार रिवाइज करोगे, सब मिला के टोटल 5 बार, 3 बार थ्योरी को, 2 बार टेस्ट को। अब ऐसा नहीं कि 3 बार थ्योरी को एक ही बार 3 बार रिवाइज करना, नहीं, आप 2 बार थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद टेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद जो कमी रह गई है फिर से एक बार थ्योरी पढ़ो, और लास्ट टाइम आप टेस्ट लगा लो। ये अभी का बोल रहा हूं, अभी 1 महीने का शेड्यूल आपको बता रहा हूं, हर चैप्टर में आप ऐसा करो अगले 1-2 महीने तक। फिर एग्जाम जब करीब आ जाए तो कम से कम 4 बार 5 बार रिवाइज कर लो, उस समय रिवाइज करने में आपको समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। हाँ, तो यकीन मानिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 10 में से 9 प्रश्न ऐसे होंगे ना जो आप बना डालोगे, ये ऐसा मुझे विश्वास है इस बात का। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ से, अभी क्या बोला था मैंने कि कंठ से क्या निकलता है भैया, क ख ग घ, ये पहला वाला जो शिफ्ट है ये कंठ से निकलता है, क ख। उसके बाद अगर आओगे दूसरा वाला शिफ्ट जो चौ छ जो है, ये आपको कहां से, तालव्य है, ये आपका मुंह का ऊपरी छत का पिछला भाग होता है। तीसरा वाला क ख ग घ हो गया, चौ छ जो ट ठ ड ढ की बात करें, तीसरा वाला ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है, धन्य हो महाराज, ठीक है, मूर्धन्य। तो ये आपका मूर्धा से बोला जाता है, यानी मुंह के छत का अगला भाग। ठीक है, अब देखो क ख हो गया, चौ छ हो गया, ट ठ हो गया, अब प फ ब भ में आ जाओ। चौथा वाला प फ, ये क वाला हो गया, ये आपका चौ वाला हो गया, चौ छ जो ट ठ ड ढ हो गया, ये आपका प फ क ख ग चौ छ जो ट ठ ड ढ प फ ब भ। प वाला जो हो गया ये आपका हो जाता है अगेन आपका दंत, है ना, नहीं, क ख ग घ चौ छ जो ट ठ ड ढ त थ द द, यहाँ पर तो आएगा ना, तो वाला दंत हो जाता है, और प वाला जो है ना ये 5वें नंबर पे आ जाओ, ये आपका लिप्स हो जाता है। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ कहेंगे ना इसको, ओष्ठ व्यंजन, होंठ से जब बोलते हो, लिप्स के सहारे आप बोलते हो, तो इस तरह से याद रखना। अब बोलो कंठ ध्वनियां कौन सी है। सर ने बताया कि सबसे पहला तो कंठ से शुरू होता है, क ख ग घ, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोई मशक्कत करना पड़ा क्या, आसान था ना। अच्छा ये बताओ चौ छ जौ झ, ये जो चौ जौ है ये कौन सी ध्वनियां है। आंसर क्या होगा, ये तालवीय ध्वनियां हैं। कौन सी है भैया, तालवीय है। अच्छा बताओ टो क्या होगा, टो जो है मूर्धन्य ध्वनियां हैं। बोलो कितना आसान है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ नाज़नीन, समझ में आ रहा है। अच्छा रक्षाबंधन का ये ऑफर भी आ गया है, आप लोग शायद यूट्यूब पे देख लिए होगे, जो लोग नहीं देखे हो, चूंकि आप लोग पेड कोर्स के खास सदस्यों में आते हो, ड्रीम सेवक IAS पर आपने भरोसा किया है, तो थोड़ा सा मैं मतलब समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। आपके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, छोटे बंधुजन, ठीक है, फ्रेंड, मित्र, कोई भी हो, कोई सा वाला मित्र हो, है ना, जो सा वाला मित्र हो, है ना, वहां पर आप याद रखिएगा ये इंडिया कूपन कोड लगा दीजिएगा। अगर उनको ऐड करवाने का मन है आपको, तो इंडिया कूपन कोड लगाते ही आपका अभी डिस्काउंट चल रहा है 40%। ठीक है, 40%। तो ये BEd DLEd वाली 999 की जितनी भी कोर्सेज थी, ये आपको लगभग 600 रुपए में आ जाती है। 599 है, लगभग 600 रुपए कट जाता है आपका। ठीक है, और जो झारखंड BEd है और पारा मेडिकल है, इसमें तो हद ही हो गया है।
699 की फी है और घट करके मात्र 419 रुपए, है ना, 419 रुपए में 5 से 6 सब्जेक्ट, समझ सकते हो आप। 400 रुपए की फीस में 6 सब्जेक्ट और 12 महीने। मुझे लगता है 10 रुपया सब्जेक्ट, 20 रुपए सब्जेक्ट महीने का भी नहीं पड़ रहा होगा, इस तरह के हालात हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, जिसमें 3-4 टीचर की टीम आपको पढ़ाएगी और 1 साल तक। तो हमको लगता है कि आप देख लेना 50 रुपए महीने का भी नहीं पड़ता है, और पर टीचर के हिसाब से निकालोगे तो 15-20 रुपए पर टीचर पर महीने के हिसाब से निकल जाता है। चौथा क्वेश्चन, अब देखो भैया चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, हाँ, ये कब से कब तक ऑफर है? 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक। जब देखो इस बीच में फी तो सेम ही रहने वाली है ना, तो क्लास क्यों मिस करें, लाइव क्लास जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे लाइव क्लास कम छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कहां से बोला जाता है ना, मुंह की छत का, मुंह की छत का ऊपरी पिछला भाग, छत लिख दिया तो हो गया ना, ऊपरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुंह की छत का पिछला भाग, पिछला भाग क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है ना। सबसे पहला कंठ, दूसरा मूर्धन्य, तो दूसरा में आ जाता है चौ वाला। तो इसमें देखो चौ है क्या? चौ नहीं है, लेकिन क्या जौ और झौ है ना, ये तो वही सीरीज में आता है ना, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 4 का। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, चौ वाला तो तालव्य था ना, सॉरी, चौ वाला तो तालव्य था, इसमें थोड़ा सा भूल गया था मैं, चलो इसको सही करते हैं। चौ वाला तालव्य था, तालव्य मतलब छत का पिछला भाग नहीं होगा, इसको आप कर लो छत का अगला भाग, ठीक है, अगला भाग याद रखना, अब मेरे तरह आप लोग भी मत भूल जाना। मुंह की छत का अगला भाग, अगला भाग, पिछला भाग को बोलेंगे तालव्य और अगला भाग को बोलेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य तीसरे नंबर पर आता है, पहले कंठ, दूसरे नंबर पर तालव्य, तीसरे नंबर पर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अब कहता है भैया इस तरह से तो क नहीं होगा, है ना, चौ नहीं होगा, लेकिन टौ तो होगा, क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ, तो टौ वाला होगा। टौ क्रम में आ जाता है ड और ढ, यहां पर सी नंबर, तो आंसर होगा 4 का सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में मुंह से क्या होता है, कम हवा निकलता है। महाप्राण वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकलता है। क ख ग घ क्या है बता दीजिए, क ख ग घ आपका क्या है बताइए। क ख ग घ जो है आपका ये अल्प प्राण है, इसको बोलने में कम हवा निकलता है, लेकिन च झ जो है बोलने में ज्यादा हवा। अगेन फ भ ठ ढ इसमें हवा ज्यादा निकलता है, तो ये अल्प प्राण नहीं होगा। लेकिन क ख क और ग ये क्या है आपका अल्प प्राण होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन? नासिक मतलब क्या? नासिक मतलब नाक, बोलो, इसमें पहचानने का तरीका है नाक बंद करके बोलो, ट य ग ज, नाक को बंद कर दो, नाक पे दोनों उंगली रख के दबा दो और फिर बोलो स य। देखो ना, यो जब बोलते हो ना फिर नाक पे प्रेशर पड़ता है आपका, है ना, बिना नाक को खोले हुए यो अच्छे से नहीं बोल पाओगे। तो नासिक के व्यंजन में क्या आ गया? यो आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ए और ए ये दोनों वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? ये दोनों वर्ण चूंकि कंठ और तालु दोनों की मदद से बोला जाता है तो कंठ ताल भी ये कहलाते हैं। ए है ना, ए कंठ का इस्तेमाल हो रहा है और पिछला तालु का इस्तेमाल हो रहा है। जीभ को ले जाओ आप पीछे तक, ए देखो कंठ भी बोल रहा है, कंठ से आवाज आ रही है। फिर तालव्य में मुंह की छत का पिछला भाग में वहां पर साउंड टकरा रहा है, फिर ए साउंड निकल रहा है और ए निकल रहा है, तो ये दोनों जो है कंठ तालव्य हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगले नंबर पर आते हैं, है ना, पंडित जी बन जाए आज तो हम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं? 8वां क्वेश्चन,
जूही, नेहा, निशा, रागिनी, सुमन, है ना। आयोगवाह, आयोगवाह 8वां नंबर पे कोई बताएगा आयोगवाह क्या होता है? आयोगवाह किसको कहते हैं जी, बताइए। आंसर क्या होगा? अन और अह ये दोनों आयोगवाह हैं, ठीक है। क्योंकि यहां तो आपको स्वर वर्ण है ना, उ ऊ, ई है ना। आयोगवाह है कौन सा भैया? डी नंबर आयोगवाह है हमारा। डी नंबर क्या है? आयोगवाह है। जल्दी से बताइए कमेंट में, किसी को याद हो, अगर कोई अच्छे से रिवाइज किया हो, आयोगवाह किसको कहते हैं? देखो टेस्ट जब देते हो ना तभी पता चलता है कि थ्योरी में कहीं ना कहीं कमी रह गई है पढ़ने में, अभी भी थ्योरी में भूल सा रहे हैं कुछ कुछ चीजें, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। कौन है, जल्दी से बताइए, आयोगवाह किसको कहते हैं? ठीक है, कोई बताएगा? जल्दी से बता दीजिए आयोगवाह किसको कहते हैं, ठीक है। क्यों अन और अह जो है आयोगवाह कहलाएगा? कोई तो बता दीजिए कमेंट में। अन और अह को क्यों आयोगवाह कहते हैं? किसी को याद हो? किसी को याद हो? देखो, नहीं बता सके आप लोग? ठीक है, देखो, नहीं बता सके, नहीं बता सके, अभी भी दूं मौका क्या, या मैं बता दूं? हैं कुछ लोग तैयार बताने को, तो बता दीजिए। चलिए, काफी समय दे दिया आपको, अब मैं बताता हूं। ये तो अन और अह तो हम कह ही रहे हैं। हाँ, नेहा वर्मा कह रही है स्वर एवं व्यंजन के बीच में विसर्ग को कहा जाता है, कोई कह रहा है विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। और किसी की तरफ से ऐसा कोई आया नहीं ऑप्शन जिस पे कि मैं विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग तो है ही, मैंने तो बता ही दिया आपको कि अन और अह जो है आयोगवाह कहलाता है, लेकिन क्यों कहलाता है, क्यों? देखो, आयोगवाह किसको कहते हैं? तो ऐसा वर्ण जो ना तो स्वर की कैटेगरी में आता हो, ना तो स्वर हो, ना व्यंजन हो, जो जिसको ना स्वर की कैटेगरी में रखा जाए, ना व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। ऐसे, जूली तिवारी सही कहा, ऐसे ही वर्णों को आयोगवाह कहते हैं। अन और अह दो ऐसे वर्ण हैं जो ना तो वर्ण की, ना तो स्वर वर्ण की कैटेगरी में आते हैं, ना ही व्यंजन वर्ण की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये दोनों जो है आयोगवाह कहलाते हैं। वाह क्या बात है, आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है? प्रश्न संख्या 9 के अंदर में द्वित्व व्यंजन जो है आपका किस में है? तो ये जो दिल्ली शब्द है इसमें आपका द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। सौ, सौ और सौ और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये सब के सब जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, चूंकि इनको बोलने में मुंह में हवा जो है काफी संघर्ष करती है, टकराते मकड़ाते हुए तब बाहर निकलती है। सौ, सौ है ना, सौ, ह हवा संघर्ष करती है, तो इसलिए ये संघर्षी व्यंजन हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? यही प्रश्न अगर यहां पे टेस्ट में इजी लग रहा है क्योंकि पता है कि सर आंसर देंगे ही 10 सेकंड के बाद, लेकिन यही प्रश्न अगर पूछ ले एग्जामिनेशन में तो हमको लगता है कि कितनों को बेहोशी का आलम हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। जो नई विकसित ध्वनियां हैं, और जो बच्चा रिवाइज करके नहीं जाएगा वो बोलेगा सर तो कुछ पढ़ाए ही नहीं थे, ये सब तो पढ़ाए नहीं थे, सब बाहर का प्रश्न है। ठीक है, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? ह और ग। ह और ग ये दोनों जो है नई विकसित ध्वनियां हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 11 का ए। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? पहले मैं जानना चाहूंगा कि घोष वर्ण होता क्या है। कितने लोग हैं यहां जो बता सकते हैं कि घोष वर्ण क्या होता है? कितने लोग? घोष वर्ण क्या होता है? कितने लोग हैं जो यहां पर बता सकते हैं? चलिए, घोष वर्ण क्या होता है? देखो, ये जो घोष है ना, घोष, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है कि स्वर तंत्र में, जो आपका स्वर तंत्र है जहां से आवाज निकलती है गले के में, जो आपका गले के बीचों बीच स्वर तंत्र है, तो स्वर तंत्रियों में जो कंपन होती है, स्वर तंत्रियों में है ना, श्वास का जो कंपन होता है, श्वास का कंपन, उसी को घोष कहा जाता है। श्वास का जो कंपन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघोष ध्वनि कहते हैं। और वहीं क्या होता है, जब स्वर तंत्र में कंपन होता है तो वो क्या कहलाती है? सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है, तो वो सघोष ध्वनियां कहलाती है। ऐसी ध्वनियां जब जिसको बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो, तो ऐसी सारी ध्वनियां जो है सघोष ध्वनियां कहलाती है। लेकिन याद रखिएगा, जितना भी स्वर है ये सब के सब क्या है? सघोष ध्वनि है, क्योंकि इनको बोलने में कंपन होता है। जितने भी स्वर हैं ये सघोष ध्वनियां हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब बता दीजिए निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? घोष, घोष या सघोष एक ही बात हुआ। घोष वर्ण वो वर्ण होता है जिसको बोलने में स्वर तंत्र में कंपन हो। ख, च, म, ट, म, ट, च, ह। 12 नंबर, क्या लगता है कौन सा वर्ण है जिस जो घोष वर्ण है? जो घोष वर्ण है, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्र में कंपन। मौ, म, म, ख, ख, च, थ, म, म। बोलो आप एक बार ना, कंठ पे एक बार थोड़ी से हल्के से हाथ से कंठ को पकड़ के रखना, जैसे मैंने पकड़ के रखा है। फिर आप मौ बोल के देखो। मौ, मौ, हल्की सी वाइब्रेशन फील हो रही है मौ बोलने में कंठ में। मौ। लेकिन ख बोलो तो ख, आपका ऊपरी जो स्वर है ना वहीं से आप साउंड टकरा के ख निकल जाता है। च, ट, पूरा पूरा स्वर तंत्र काम कर रहा है। लेकिन मौ ऐसा है कि स्वर तंत्र ज्यादा इसमें हिलता डुलता नहीं है, वाइब्रेशन हल्की सी होती है मौ बोलने में। मौ, मौ, वाइब्रेशन फील होती है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया मौ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो याद रखिएगा, भ जो है, भ, ये आपका क्या है? अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण है। ठीक है, भ। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, अच्छा 2 बार भ लिख दिया है क्या 13 नंबर में? ठीक है ना? अच्छा, एक बार देख लेता हूं मैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, कौन सा अमानक वर्ण है 13 नंबर में? ठीक है, इसको सही कर लेते हैं।
चलिए, हाँ, अमानक वर्ण में यहाँ पर देखो ऐसा है ना, मतलब जो मानक वर्ण नहीं है इसमें ना थोड़ा सा टाइपिंग में भूल हुआ है डाटा ऑपरेटर से, उनको लगा कि दोनों भौ ही है। ये भौ नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसा एक शब्द है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या कोई ये वर्ण है क्या? मैं ऐसा एक सिंबल बना दूं इस तरह से और इसमें ऐसा कर दूं, तो क्या ये कोई वर्ण है क्या? नहीं है ना। वर्ण पहचानने के लिए इस क्वेश्चन में आपको वर्ण पहचानना था कि भैया कौन सा वर्ण है। देखो हम तो जानते हैं वर्णमाला में ख हमारा वर्ण है, थ वर्णमाला का हिस्सा है, भौ भी वर्णमाला का हिस्सा है, लेकिन ये कौन सा प्राणी ऐसा है, ये तो वर्णमाला का पार्ट ही नहीं है, ये तो वर्णमाला का कोई हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। कि देखो भैया ये सी नंबर में जो अजीब सा ये सिंबल दे रखा है ना, ये हमारे वर्णमाला का सदस्य नहीं है, तो ये एक अमानक वर्ण है, यानी अ मतलब नहीं जिसकी मान्यता ना हो, अमानक। अगला प्रश्न है, क ग ज और फ ध्वनियां किसकी है? ये जो ध्वनियां है क ग ज फ, ये किसकी ध्वनि? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिणी भाषाओं की। तो याद रखिएगा ये जो है आपका अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या जो है अगर हिंदी में पूछ लेगा तो कितना है? तो मूलतः अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 52, 52। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या पूछ लेगा, मूलतः पूछ लेगा वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अक्षौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मैंने बताया था आपको अक्षौ, तौरज्ञों और स्रो, है ना, अक्षौ, तौरज्ञों और स्रो ये सब के सब संयुक्त वर्ण के अंदर में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद? ठीक है, ह अक्षौ आता है ना, क ख ग घ में अक्षौ का क्रम कौन से वर्ण के बाद आता है? पहले वो आता है फिर उसके बाद आता है। अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जल्दी से बता दीजिए। देखो यहां पर शब्दकोश का पूछा है। ठीक है, शब्दकोश का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो बहुत सारे लोग पकड़ लिए है ना, बहुत सारे लोग पकड़ लिए। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर, क। हिंदी शब्दकोश में वर्णमाला का नहीं पूछा है, शब्दकोश का पूछा है। हिंदी शब्दकोश में अक्षौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में, डिक्शनरी में पहले क आएगा तब उसके बाद अक्षौ आता है। ठीक है, क और अक्षौ, तो आंसर यहां पर हो जाएगा क का क्रम जो है उसके बाद जो है अक्षौ का क्रम आता है। अगला प्रश्न है, ज्ञों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ज्ञों जो है किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? 18वां नंबर क्वेश्चन। ज्ञों जो है आपका बना हुआ है जौ हलंत प्लस यों, ये दोनों मिलकर के ज्ञों बनाया है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण यानी, है ना, अभी घोष के बारे में बताया था, है ना, यहां पर है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर सौ जो है, सौ ये आपका क्या है? अघोष वर्ण है, सौ। लेकिन ह ज है ना, ज और है ना, ये आपका घोष वर्ण हो गया। और सौ जो है, सौ, चूंकि सौ को बोलने में आपके गले में, कंठ में कंपन नहीं होती है, तो ये आपका अघोष वर्ण हो गया। कंपन हो जाए तो सौ घोष वर्ण हो गया, घोष वर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो ज्ञों का उच्चारण स्थान कौन सा है? ज्ञों, देखो मैंने बताया था क ख ग घ अंग, घ है ना, मैं ज्ञों बोल रहा हूं, घ, क, च छ ज झ य,
क ख ग घ घ घ है ना, तो ये कहां से होगा? सबसे पहला क्या होता है? कंठ। तो क्या ये कंठी वर्ण नहीं हुआ? तब तालव्य हो जाता है, तब मूर्धन्य होता है, तब दंत होता है, तब ओष्ठ होता है। तो घ जो है चूंकि क ख वाली कैटेगरी में आता है, उसी लाइन में आता है, और ये पूरी लाइन कंठ से निकलती है, तो ये कौन सा है? उच्चारण स्थान कहाँ है इसका? तो ये कंठ है। देखो कितना आसान हो गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मुझे लगता है कि इतने अच्छे से कभी आप शायद इससे पहले पढ़े होगे कहीं तो अलग बात है, वरना वर्णमाला को अगर कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा होगा, सेल्फ में कभी पढ़ा होगा, तो उतना नहीं समझ में आ गया जितना आप अभी समझ पा रहे हो। ठीक है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ पर ज्यों होगा। जब दो व्यंजन आपस में मिलके बनते हैं ना, तो वो संयुक्त। जैसे दो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, लेकिन ज्यों जो है अभी आपको बताया कि जौ हलंत प्लस यों मिल करके दोनों के संयुक्त संयोजन से मिलकर के बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? बारे 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 बारे, दंत नहीं है। दंत में क्या था भैया? सबसे पहले कंठ होगा, फिर ताल्व होगा, तालव्य होगा, फिर मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य होगा। अब ऐसे लिख लो, मूर्धन्य के बाद तब ना दंत होगा, दंत्य होगा। तो ये हो गया क वाला, ये हो गया च वाला, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, फिर ये हो जाएगा त थ द ध। ठीक है, त थ द ध। तो क ख ग च छ ट ठ त थ, मिस नहीं किया हूं ना मैं? एक लाइन में है ना, क च ट त। ठीक है, तो ये त वाला जितना है ना, ये सब दंत है। त थ थ द ध, है ना, नौ, ये सब आपका क्या हो गया? ये आपका ये सब के सब जो है दंत व्यंजन में आ गया। दांत से बोलने में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दंत नहीं है? जो तो थो दो दो ना ना हो वो दंत हो जाएगा। जैसे तो है तो ये दंत है ना। तो तो नहीं होगा ना, नौ भी आपका दंत है, दो भी दंत है, लेकिन टो जो है टो, ये आपका आ जाता है मूर्धन्य वाली कैटेगरी के अंदर में, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो मैं भी जब पढ़ता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था ये कैसे पता करते हैं कि भाई ये कहाँ कौन सा कहाँ से निकल रहा है, कौन सा कंठ है, कौन सा तालव्य है, और ये तालु क्या, कंठ क्या, मूर्धन्य क्या होता है ना। ये कैसे अब हर अक्षर को याद करें क्या बैठ के कि भैया कहाँ से निकलती है? अब देखो कितना आसान है याद करना। ठीक है, कितना आसान है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उसको क्या कहते हैं? जो कोई भी शब्द बोलोगे ना उसके अंत में अ आ जाएगा। ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता है ना, जैसे बोलेंगे महेंद्र, तो क्या हो गया? ये शब्द है महेंद्र, और इसके अंत में अ आ रहा है, तो ये आकारांत शब्द कहलाते हैं। अक्ष वर्ण किसके योग से बनता है भैया? अक्ष किसके योग से बनता है? कौन है जो नहीं बता पाएगा यहां पर? अक्ष क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। आप ये बताओ कि अक्ष किससे मिलकर के बना हुआ है? अक्षो देखो, क हलंत और सौ के साथ मिल करके अक्षों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है ए नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? वाह वाह वाह, फंसा दिया ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? मैंने क्या कहा था? 10 + 3 है ना, 10 + 3। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ये तो बच्चा वाला खेल हो गया, बच्चा वाला। अ है, उ है, ए है, लेकिन क्या री है? ये सॉरी री कह रहा हूं, यो है, यो। यो तो व्यंजन में आता है ना। चो छो जो झो यो, तो चौ बोला जाता है कहां से? चौ कहां से बोलते हैं? चौ वाला तालव्य व्यंजन है ना, यो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
क्या ऐसा हो पा रहा है कि 80% आंसर आप खुद दे पा रहे हो? इसका मतलब सही पढ़ा है, वरना थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत है। निम्नलिखित में कौन टॉ वर्ग नहीं है? 40 में से कम आपका 25 प्लस सही होना चाहिए। 25 प्लस तो आपका सही है, मतलब आपने थ्योरी पढ़ा है। 25 प्लस, अब किसी का 40 में 32 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है ना, 38 भी आ सकता है, 39 भी आ सकता है, लेकिन 25 प्लस हो तो आप एवरेज हो। आप 25 से जितना आगे चले जाओ, 40 में से 25 प्लस हो तो एवरेज हो। आपका 27 28 सही गया तो एवरेज हो, 30 तक हो तो एवरेज में हो, 40 में आप अगर 32 34 35 कर रहे हो तो बहुत अच्छा हो आप। ठीक है, सिर्फ 5 गलत हो पा रहे हैं, 6 गलत हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छा हो। वरना आपको थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। और पैनिक तो बिल्कुल मत होना। बच्चे देखते हैं पैनिक हो जाते हैं, अरे यार हमसे नहीं बन रहा है, क्या करेंगे सर, कभी बोले थे ये करो, कभी बोलते हैं वो करो, क्या करें हम, समझ में नहीं आता। कुछ मत करो, अपना दिमाग लगाओ, किसी का मत सुनो, हमारा भी मत सुनो। तुम देखो ना कि हमारा क्या कमज़ोर है, हमें क्या करना चाहिए। वाह सानिया एनम, बताना लास्ट में कि आपका कितना मार्क्स आया। निम्नलिखित में टॉ वर्ग नहीं है, टॉ वर्ग नहीं है, टॉ वर्ग क्या नहीं है भैया? टॉ वर्ग कौन नहीं है? टो ठो डो ढो नो, टो ठो डो ढो नो, लेकिन घो क्या है? ये तो क्या है? क ख ग घ, ये तो आपका क वर्ग में आता है। कितना आसान था, मुझे लगता है कि छोटा बच्चा क्लास 1 का बताएगा इसको। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी थी? तो स्वरों की संख्या 13 थी। व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर ऐसा करके पूछेगा, कुल वुल कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पूछ लेगा व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्वरों की संख्या कितनी है? 13। 10 + 3। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है 29 में। पश्च स्वर कौन सा है? ई, ई, जो, डो। ई जो डो, बोल के देखो, ई जो डो, ई जो डो, ये सब मुंह के पहले ही भाग से है ना, हाफ ऑफ द माउथ से पहला वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर माउथ जो है, वहीं से निकल जाता है। ई डो डो, उसको पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जरा आ बोल के दिखाओ, लेकिन पिछला भाग में कोई हलचल नहीं होना चाहिए। आ कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है भाई आ? ये कंठ और तालव्य है ना, कंठ और तालु का पिछले भाग का इस्तेमाल हुआ है। तो पूछ रहा कौन सा पश्च स्वर है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। वाह क्या बात है, खुश कर दिया रागिनी कुमारी। आंसर सी है ना, बहुत बढ़िया। प्रियंका, प्रीति, सुमन, नाजनीन, अंजलि कुमारी, नेहा, संजू, अरे लड़के कहाँ हैं? लड़के क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? जीत कुमार, चलो, दीप्ति मिश्रा, मिन्नत, प्रीति, है ना, गोरेलाल कुमार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, लेकिन आंसर देखते ही दो तब मजा आता है। मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग आंसर देते हो। निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? कोई बताएगा आयोगवाह क्या होता है? आयोगवाह जो ना तो स्वर हो, यही था ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ना व्यंजन हो, यही था ना, ना स्वर है ना व्यंजन, जो ना स्वर हो ना व्यंजन हो उसको आयोगवाह कहते हैं। अच्छा, आयोगवाह किसको कहते हैं? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो भारत का बच्चा बच्चा बताएगा, अन और अह ये दोनों जो है क्या है, बिरादरी से बाहर है, इसलिए इन दोनों को हम लोग आयोगवाह कहेंगे। महाप्राण संयुक्त व्यंजन, अल्प व्यंजन नहीं बल्कि विसर्ग जो है ये आपका आयोगवाह है। अगला प्रश्न, अक्षौ ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से है? कौन नहीं बताएगा इसको? मुझे लगता है क वाला किससे होता है भैया? कंठ से, कंठ से। क के बाद चौ वाला किससे होता है? मुंह की छत का पिछला वाला भाग, तालव्य से। तो क्या चौ वर्ग के अंदर में छौ नहीं आता है? चौ, छो, जो, झो। तो क्या ये तालव्य व्यंजन नहीं हुआ छौ?
तो आंसर क्या होगा? ताल व्यंजन। 31 का सी। क्या कोई हमको मेहनत करना पड़ा इसके आंसर देने के लिए? इजी था ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अच्छा, अक्षौ क्या संयुक्त व्यंजन नहीं है ना? क्या गियो नहीं है? जौ प्लस यो मिलकर के गियो बना है, मैंने बताया था अभी आपको। क हलंत प्लस सौ मिलकर के क्या बना? अक्षौ बना है। अब यहां पर हो गया सौ और त्रो, इन दोनों का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि तरह भी जो है हमारा ये भी संयुक्त ही है, लेकिन सौ जो है ये संयुक्त नहीं है। ठीक है, ये आजाद है, आजाद भारत का आजाद परिंदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन है। अब इसमें जो गलती करेगा मतलब सर्फ एक्सल से उसकी धुलाई होनी चाहिए। ठीक है, या फिर घड़ी से होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले पिटाई होगा फिर पूछा जाएगा। ठीक है, जो कार्टून वाली मूवी देखते हो ना, सीरियल, उसमें कितना पटक पटक के पीटा जाता है ना। चलो, मोटू पतलू देखा है ना? अरे भाई कौन है? शिवम कुमार। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कहां से पधारे हो शिवम? इस धरती पर कब कदम रखा आपने? शिवम, आपकी बीमारी लाइलाज है। या तो आप अभी टपके हो कहीं से, आपने कभी थ्योरी व्योरी पढ़ा नहीं। जब इसकी थ्योरी को पढ़ा रहे थे, इसका डिजिटल टेस्ट आया था, उसको नहीं दिया, थ्योरी नहीं पढ़ा आपने। और जब हम शुरू में रिवाइज कर रहे थे उसको भी नहीं देखा। आज तक कभी वर्णमाला का वो भी ना जानते होगे, तब ऐसी सिचुएशन बन सकती है। हाँ, वीडियो रुक गया है, ऐसा बात है क्या? सबका रुका है? बताने का कष्ट कीजिए। नहीं रुका है ना? चलो, वीडियो तो चल ही रहा है। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आंसर दीजिए हमको। तालव्य व्यंजन कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखो कंठ, तब तालव्य, तो चौ वाला जितना है तालव्य हो गया। इसके बारे में बता दीजिए। ये चौ छो जो जो यो टो ठो डो डो नो, तो ये मूर्धन्य हो गया। मूर्धन्य हो गया सर जी। तो थो दो धो नो, तो क्या हो जाएगा? तो थो दो धो नो। तो पहले कंठ, तब तालव्य, तब जो है मूर्धन्य, तब दंत्य हो जाएगा। तो थो दो धो नो, पो फो बो बो मो, है ना? टो ठो डो डो नो, तो थो दो धो नो, तो ये आपका दंत्य हो जाएगा। दंत्य, ये आपका पो फो बो बो मो ओष्ठ हो जाएगा। लिप्स के सहारे बोल रहे हो आप। ठीक है, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, है ना? कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, सर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। 34 नंबर, यो रो लो वो किस वर्ग के व्यंजन है भैया? यो रो लो वो किस वर्ग के व्यंजन है? तो आंसर होगा ये आपका अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध जो है वो किससे है? वो नाक और मुंह से है। अनुनासिक नाक और मुंह से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर जो है वो अनुनासिक होता है। जैसे मैं बोलूं को, खो, गो, गो, घ, अंग, 1 2 3 4 5। ये जो पांचवा है, ये पांचवा, क ख ग घ अंग, इस वाले में जितना आएगा, चौ वाला का भी पांचवा आएगा। चौ छो जो जो यो, टो ठो डो डो नो, तो थो दो दो नो, प फो ब भ मो, य रो लो, है ना? आप इस तरह से देख लो, ये सब के सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। वर्ग का पांचवा अक्षर जो है अनुनासिक होता है। अनुनासिक में होता क्या है? जिसको बोलने में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलता है। जैसे आप बोलोगे अंग, है ना? अंग, नाक बंद करके बोलो अंग, देखो नाक पे प्रेशर पड़ता है। यो, नो, है ना? मो, देखो नाक को बंद कर रहे हो, नाक में कंपन हो रही है, यानी हवा निकलना चाह रहा था, आपने बंद कर दिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलें। आंसर हो जाएगा 36 का डी।
और कुछ प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अब ये प्रश्न दोबारा मत पूछना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? कितने स्वर हैं जी? 37। अलग अलग जगह अलग अलग आंसर देखने को मिल जाता है भैया, ठीक है। अब बताओ, इसमें 10 तो दिया नहीं है तो हम क्या मारेंगे? 11 मारेंगे, ठीक है। 13 रहता, कुल पूछ लेता तो 13 करते। स्वरों की संख्या पूछा है तो यहाँ पर 11 करेंगे। कहता है कि कंठ्योष्ट ध्वनि का उदाहरण है कंठ और ओंठ जिसमें काम करता है। कंठ और ओंठ जिसमें काम करता है, कंठोष्ठ ध्वनि का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पर, अगर हम बोलें और, ये कंठ और ओष्ठ दोनों का है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38 का ए नंबर। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम बता दीजिए। ये पहला पेज अगर आप थ्योरी का पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से उसमें हम बता दिए थे कि भाषा का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया था कि पहली इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होता है। वर्ण जो है उसका सिंबल होता है, जब उसको बोला जाता है तो उसको ध्वनि कहते हैं। कई ध्वनियाँ आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? शब्द का। शब्दों के समूह जब आपस में मिलते हैं तो उसमें एक से अधिक शब्द मिलता है तो पद का निर्माण होता है। पद जब आपस में मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य अनाधिकार होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्वनि को बीच में डाल दिया गया है, गलत होगा। ध्वनि को यहाँ लास्ट में बताया गया है, गलत होगा। यहाँ पर भी लास्ट में बताने की कोशिश किया गया है, ये गलत होगा, ठीक है। बाकी तो सारा सीरीज ही ऊपर वाला एबीसी में गलत है, लेकिन सिर्फ ध्वनि को पकड़ लोगे तब भी आंसर दे दोगे। आखिरी प्रश्न आज के क्लास का 40वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवरण के उच्चरित व्यंजनों का सही क्रम बता दीजिए। अब अपने स्वर को पकड़िए, जो आपका जहां से आवाज निकलता है, पकड़िए इसको जोर से, इतना जोर से नहीं कि खुद को मार डालना है, पकड़ लीजिए इसको। ये आपका हो गया कंठ, यहां से जो निकलेगा वो कंठ कहलाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आइए, आपके मुंह का छत का पिछला भाग तालव्य कहलाएगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मूर्धन्य कहलाएगा। धन्य हो महाराज, मूर्धन्य कहलाएगा। मूर्धन्य के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? दांत मिलेगा, है ना। ये आपका दंत्य हो जाएगा। अब दांत से आगे बढ़ जाएंगे तो हमको ओष्ठ्य हो जाएगा, है ना। कहीं बहुत जगह हमने ओष्ठ ट से लिख दिया, अब उसको सही कर लेना, ठ से लिख देना। तो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ, कंठ तालव्य वर्ष कर दिया है ना, वर्ष कर दिया है और फिर दंत किया है, बिल्कुल सही है। ओष्ठ किया है, सही है। ओष्ठ सबसे आखिरी में ओष्ठ होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। और स्टार्टिंग में कंठ से होना चाहिए, तो कंठ में कोई नहीं है शुरुआत में, देख लो, ठीक है। सारा उल्टा पुल्टा है, लेकिन पहला वाला सही है। कंठ और ओष्ठ दोनों शुरू का और आखिरी का देखो सेम है। कंठ के बाद तालव्य, तालव्य के बाद इनको देना से मूर्धन्य लिखना था, तो ये इन्होंने वर्ष से लिखा है, फिर उसको दंत किया है, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 के 40, मजा आ गया। अब तो जल्दी से बताओ कितने नंबर आए आपको? 40 में से कितना करके आए ये बता दो आप फटाफट, ठीक है। 40 में से कितना करके आए ये बता दो, जल्दी से मार्क्स बताओ फटाफट, क्विकली। 1 मिनट के अंदर अपने नंबर को बता दो आप, 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप अपने सारे नंबर बताओ। सॉरी सर, मेरा 38 आया, खराब नहीं है। प्रीति कुमारी बहुत बढ़िया है, टॉपर की निशानी है, 38 ला रहे हो। 36 बहुत बढ़िया। 25 नितेश कुमार, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। शबाना परवीन, नीतीश आप थोड़ा सा ना थ्योरी पढ़ना और मेरा ये वीडियो फिर से देखना। आप थ्योरी रिवाइज करने के बाद पीडीएफ से रिवाइज करो। हाँ बहुत बढ़िया प्रीति। 40 तो है, इस बट्टा में 40 मत लिखा करो, हमको पता है कि 40 है। प्रीति, प्रियंका, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है प्रियंका। नेहा वर्मा, गुड, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। जिनका भी 30 से कम है इम्प्रूवमेंट करो बहुत अच्छे से। राजिया शेख, अच्छा है, एवरेज से बढ़िया हो राजिया, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। बिलो 30 जो है
देखो 20 से जो कम लाया फेल है, वो 20 से कम लाया फेल है, 20 और 30 के बीच में हो एवरेज हो, 30 से अगर आप 35 तक हो, है ना, बहुत बढ़िया, अब 35 से ऊपर हो तो टॉपर की निशानी है। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करता है कि जिसका 20 नंबर आया है वो टॉपर भी बन सकता है अगर एक दो बार रिवाइज कर ले तो। बहुत लोग रिवाइज नहीं किए हैं, 20 नंबर आ रहा है या 19 आ रहा है, तो अब ये मत सोचना कि हम फेल हो गए, ये भी सोचो कि आपने रिवाइज कितना किया है। ठीक है, अच्छा पुलाव, अच्छी बिरयानी, अच्छा चावल वही बनाएगा जिसमें उसमें जितना मेहनत है, जितना आग की ज़रूरत है, उसको जितने मसाले की ज़रूरत है उतना वो आप दोगे तभी ना। बहुत बढ़िया शिवम कुमार, आज ही क्लास ज्वाइन किए हो, देख के खुशी हुआ। थैंक यू सर, आज की क्लास में वर्ण का जो भी डाउट था क्लियर हो गया। क्या बात है गायत्री कुमारी शर्मा, बहुत बढ़िया। कोई भी मित्रगण आपका नहीं छूटे हैप्पी रक्षाबंधन का और इंडिया कूपन कोड लगाने का, क्योंकि देखो ऑलरेडी ना बहुत लॉस हम सह रहे हैं। कारण क्या है पता है, कि ऑलरेडी फी हमारी 999 जो है ना काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें 4 5 6 टीचर हैं, प्लस जो है 4 5 टीचर हैं, प्लस इसमें पूरी टीम है। हमारा समझो 18 घंटे दिन का चला जाता है, जितनी देर सोते हैं उतना देर ही पर्सनली कुछ नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ के लिए पर्सनली में कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा टाइम आप ही लोगों को देते हैं। तो ये सोचो आप। तो इसमें आप देखो 1 साल की पढ़ाई है, 4 5 टीचर है, 6 सब्जेक्ट है ना। अगर हमको लगता है कि पर सब्जेक्ट का, अगर हम मान लो कि पूरे कोर्स का 100 रुपया महीना भी लेने लगे, है ना, 6 के 6 सब्जेक्ट का 4 टीचर का मिला करके, तो आपका 8 10 महीने में, यहाँ पर 12 महीने में जो 1 साल की फ़ी है 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है, ऑलरेडी हम उसमें इतना कम कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी नहीं, डायरेक्ट 999। अब पीक टाइम भी आने वाला है, आपका कोई रिलेटिव ना छूटे, उनको ये सारी बात आप समझा देना। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलो मैं इस क्लास को फ्री कर दूंगा, आप अपने दोस्त मित्रों को एज ए डेमो पर दिखा देना, और यूट्यूब पर भी मैं आपको ये क्लास जो है आज से कल तक डाल दूंगा, सो दैट कि जो बच्चा भी डाउट में होगा किस तरह से क्लास होती है, एटलीस्ट इस क्लास को देखने के बाद ना उनका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, प्यार विश्वास बना के रखें और मन लगा के पढ़ते रहें, बाकी क्या ही कहेंगे। आप लोग तो ख़ास ही हो, है ना, काफ़ी यूनिक हो, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो। ठीक है, बस इसी तरह पढ़ते जाओ। जिस हिसाब से आप लोग हिंदी में मेहनत कर रहे हो, लग रहा है कि हिंदी के टीचर बनोगे, है ना, बहुत बढ़िया। अरे कुछ ना होगा तो अपना बेटा बेटी को तो हिंदी पढ़ाएंगे ना, बस 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 इतना काफ़ी है। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखिए और ऑफर का ध्यान रखिएगा, कोई भी अपना नहीं छूटे। धन्यवाद।